दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्र और इस समय मैं मौजूद हूं देश रोजाना के मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 9 जून को एनडीए सरकार बनने जा रही है। एनडीए सरकार में शामिल दल भाजपा और जदयू दोनों वैचारिक धरातल पर एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य माने जाते हैं। 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो उस समय बिहार में 4 नवयुवक ऐसे थे जो जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित थे। एक थे लालमुनि चौबे, नीतीश कुमार राजद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भी लोहिया से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण भी उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों समाजवादी विचारधारा के अग्रदूत कहे जाते हैं। सवाल ये है कि जिस समाजवाद को लेकर के राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण चले, क्या वो वास्तव में समाजवाद है? दोस्तों, समाजवाद की जो परिभाषा है, जो विचार है, जो दर्शन है, माना जाता है कि उसके पीछे कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, सोच थी, दर्शन थी। समाजवादी दर्शन कार्ल मार्क्स ने दिया। 1871 में या उसके बाद जब पेरिस कम्यून फेल हो गया तो उन्होंने 2 मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। एक था कि दुनिया के 2 नारे दिए थे उन्होंने, एक था दुनिया के मजदूरों एक हो। दूसरा नारा था निजी संपत्ति तेरा नाश हो। निजी संपत्ति का नाश का मतलब दुनिया की जितनी भी संपत्ति है उसका समाजीकरण, पूरे समाज का उस संपत्ति पर मालिकाना हक, सबको काम और सबको जरूरत के हिसाब से भोजन, वस्त्र, दवा, शिक्षा, जो भी मानवीय जरूरतें हैं उनको दिया जाए। मतलब उत्पादन सामूहिक, वितरण सामाजिक। जो भी उत्पादन हो सामूहिक उत्पादन हो और सामूहिक समाज में उसका वितरण हो। लेकिन आज आप देखिए, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे राम मनोहर लोहिया रहे हों, या हिंदुस्तान की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां रहीं, उन सब ने दुनिया के मजदूरों एक हो कहा। राम नाम का दुपट्टा जैसे दक्षिणपंथी ओढ़ लेते हैं, राम नाम या भगवान का नाम लेते हैं, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उन सब ने मार्क्सवाद लेनिनवाद का दुपट्टा तो ओढ़ लिया, लेकिन सच ये था कि वो मार्क्सवाद लेनिनवाद को न समझ पाए, न समाजवाद को समझ पाए। समाजवाद में उत्पादन, मैं पहले भी कह चुका हूं, सामूहिक और वितरण भी सामूहिक। अब जब दुनिया में समाजवाद का नाम लेवा कोई नहीं रह गया है,
एक राजनीतिक दल है जो अपने को मार्क्स और लेनिन के पद चिन्हों पर चलने का वो करती है RSPIML, लेकिन बाकी सब समाजवाद के नाम पर झूठा पूंजीवादी दर्शन पेश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये कि आज के इस दौर में नाम भले ही किसी का कुछ भी हो, अपने पीछे वो समाजवादी जोड़े, स्टालिनवादी जोड़े, माओवादी जोड़े, ये सभी इसी पूंजीवादी दर्शन के एक हिस्से हैं। इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का जो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान रोल रहा, उसके बारे में मैं एक घटना बताना चाहूँगा कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें सुभाष बाबू अध्यक्ष कांग्रेस के चुने गए। उसके बाद सुभाष बाबू वास्तव में जो पुराने क्रांतिकारी बताते थे कि सुभाष बाबू को कांग्रेस में क्रांतिकारियों ने भेजा था। कारण यह था कि कांग्रेस उन दिनों एक खुला मंच था। कांग्रेस के मंच से कोई भी अपनी बात कह सकता था। बाकी जो क्रांतिकारी दल थे उनके पीछे CID, पुलिस, ये सब लगी होती थी और उन्हें छुपकर काम करना पड़ता था। जब 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने पूरे उत्तर भारत में या पूरे देश में कहिए, उन्होंने कांग्रेस के मंच से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हड़हा में और लखनऊ के कानकुब्ज वोकेशनल कॉलेज में क्रांतिकारियों का एक कैंप हुआ। उसमें सुभाष बाबू भी आए। सुभाष बाबू की ये गतिविधियां देखकर महात्मा गांधी चिंतित हुए, क्योंकि वो किसी भी तरह कांग्रेस में क्रांतिकारियों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। क्रांतिकारियों के विरोध में थे, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जब 1939 में फिर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, तो बीमार रहते हुए भी सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और उन्हें 1580 वोट मिले, जबकि महात्मा गांधी की ओर से खड़े किए गए पट्टाभ सीतारामैया को 1377 वोट हासिल हुए। जब कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बाबू बनाए गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि जिसको भी इस कार्यकारिणी में रहना हो वो रह सकता है, जिसको छोड़ना हो वो छोड़ सकता है। तो 14 सदस्यीय कार्यकारिणी में से 12 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। नेहरू जी तटस्थ हो गए। नेहरू जी तटस्थ क्यों हो गए, इसके पीछे यह भी हो सकता है कि वो महात्मा गांधी के दबाव में हो या सुभाष चंद्र बोस जी का वो विरोध न करना चाहते रहे हों। जो भी रहा हो, कार्यकारिणी से केवल शरद कुमार बोस ने इस्तीफा नहीं दिया, जो सुभाष बाबू के भाई थे। ऐसा जब हुआ तो गांधी भक्त
गोविंद वल्लभ पंत एक प्रस्ताव लाए। वो प्रस्ताव यह था कि गांधी जी की अनुमति के बिना, गांधी जी से सलाह मशविरा किए बिना सुभाष बाबू कांग्रेस की कार्यकारिणी में किसी सदस्य को नहीं रख सकते हैं। अब ये स्वाभाविक था कि ये जो प्रस्ताव था गोविंद वल्लभ पंत का, ये सुभाष बाबू के खिलाफ था। सुभाष बाबू के हाथ बांध देने का एक वो था, औजार था गोविंद वल्लभ पंत का जो प्रस्ताव था, जिसको इतिहास में पंत प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह प्रस्ताव पारित हो गया। पारित कराने में दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे थे राम मनोहर लोहिया। क्रांतिकारियों के साथ विश्वासघात करके, सुभाष बाबू के साथ विश्वासघात करने वाले लोग जब आजाद हुआ तो यही जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पंत प्रस्ताव पारित कराने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, 1948 में, जहां तक मुझे याद है 1948 में उन्होंने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में वो आंदोलन करते रहे सक्रियता से, लेकिन 1977 में उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस संपूर्ण क्रांति के नारे से प्रभावित होकर लाखों युवाओं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सक्रियता से भाग लिया उस आंदोलन में, और अंततः इंदिरा गांधी को पराजित होना पड़ा लोकसभा चुनाव में। उसी दौरान समाजवादी कहे जाने वाले, समाजवाद के नाम पर हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखने वाले नीतीश कुमार जी आज एनडीए के साथ हैं। एनडीए में साथ होने के साथ साथ उन्होंने वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। तो क्या ये सचमुच समाजवादी हैं? जो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सुशील मोदी भी थे, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है, वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही निकले थे, सुशील मोदी जी भी, और बाद में वो भाजपा के अच्छे नेता साबित हुए। अभी कुछ दिन पहले उनकी कैंसर से मौत हुई है। तो ये सारे लोग जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से निकले थे, इनका जीवन कैसा रहा ये आप जानते ही हैं। लालू प्रसाद यादव पर तो चारा घोटाले का आरोप भी लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो समाजवादी विचारधारा कही जा रही है, वो असल में समाजवाद की जो मूल अवधारणा है उससे कहीं मेल नहीं खाती। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें सभी काम करेंगे, हर हाथ को काम होगा, हर हाथ को, हर व्यक्ति को जो मानवीय ज़रूरतें हैं वो अनिवार्य रूप से उसे मिलेंगी। बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। इतना ही, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।